हेलो साथियों, आज हम इस क्लास के अंदर किसी टॉपिक की बात न करके हम बात करेंगे जो फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी है उसका सिलेबस क्या रहेगा और हम आगे की रणनीति क्या बनाए, किस प्रकार हम तैयारी करें फर्स्ट ग्रेड की। तो उस पूरा जो ये क्लास है वो फर्स्ट ग्रेड से संबंधित होगा। तो पहले हम फर्स्ट ग्रेड की जो सिलेबस है उसके बारे में जान लेते हैं कि सिलेबस क्या है, किस किस टॉपिक को हमको ज्यादा महत्व देना है, किस टॉपिक को पहले करना है, किसको बाद में करना है, कैसे करना है, वो सारी चर्चाएं इस क्लास के अंदर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब देखिए, सिलेबस के बारे में हम चर्चा करते हैं। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर संस्कृत एजुकेशन इन हिंदी। हिंदी के जो सिलेबस है उसकी बात करेंगे और जो ये संस्कृत एजुकेशन जो संस्कृत डिपार्टमेंट है उसका सिलेबस है। तो जो आगे जो आने वाला जो सिलेबस है, अभी जो वर्तमान में जो वैकेंसी आ रखी है 2202 पदों पे, इस 2202 पदों पे जो वैकेंसी है उसका सिलेबस है कुछ चेंज किया गया है। यानी जो मनोविज्ञान है, पहले जो हमारे फर्स्ट पेपर में जो पहले इसे जो सेकंड पेपर में जो ऐड थी उसका कुछ पार्ट है वो फर्स्ट पेपर में ऐड करेंगे। तो वो बाद में विस्तृत जो सिलेबस आएगा उसके बाद में हम चर्चा कर लेंगे, पर अभी हम वर्तमान में हिंदी से संबंधित चर्चा करेंगे। भाई हिंदी के कौन कौन से टॉपिक है और क्या इसमें परिवर्तन हो सकता है। तो देखिए, हिंदी का सिलेबस है, सेकंड पेपर है और ये 150 क्वेश्चनों का होता है और 300 नंबरों का होता है। 300 नंबरों का होता है और माइनस मार्किंग होती है। जो नए बैठ रहे उनको थोड़ा बहुत पता नहीं होगा, बाकी जो पुराने हैं जिसने एक दो बार दे दिया है उसको सारे को ये बातें नॉर्मल सी सभी को पता है। अब देखिए, जो खंड फर्स्ट है यानी खंड फर्स्ट है उच्च माध्यमिक स्तर जो 12वीं लेवल का जो भाग है उसके अंदर हमारे को क्या क्या पूछते हैं। इसमें संधि से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समास से संबंधित होंगे, उपसर्ग होगा और प्रत्यय होगा। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय जिसको हम क्या बोलते हैं, शब्द निर्माणकारी शक्तियां बोलते हैं। शब्द निर्माणकारी यानी इससे नए शब्दों का निर्माण होता है। तो इनसे संबंधित जो चार टॉपिक है, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में हमारा पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द है, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द है, अनेकार्थी शब्द है और वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, शब्द शुद्धिकरण एवं वाक्य शुद्धिकरण यानी शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि दोनों, यानी ये टॉपिक है जो हमारे किसी व्याकरण से संबंधित है। और व्याकरण इसमें इतनी सी दे रखी है जो हमारे अंदर इसके अंदर जो सिलेबस में है फर्स्ट ग्रेड में। इसके बाद में आता है अर्धशासकीय पत्र, विज्ञप्ति, परिपत्र, निविदा, ज्ञापन और अधिसूचना। इसके मैंने अच्छे से नोट्स बना रखे, आपको शॉर्ट के अंदर बता देंगे वो चीजें जो एग्जाम में वहां से संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। फालतू का लंबा चौड़ा कचरा है वो मैंने नहीं लिख रखा है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। और जैसे संधि, समास, ये जो व्याकरण के टॉपिक तो मैंने करवा दिए, परंतु हम नए सिरे से वापस एक बार देखेंगे एग्जाम की दृष्टि से कि फर्स्ट ग्रेड में किस प्रकार से क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं, तो वो शॉर्ट में हम देखेंगे एक बार। मुहावरे और लोकोक्तियां है। इसके बाद में हमारा आता है अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश, यानी जो पढ़ा हुआ नहीं है कहीं से भी वो दे सकते हैं हमारे को, तो उसमें से हमारे को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो हमारे को देखना है। इसके बाद में जन संसार के प्रमुख माध्यम यानी अभिव्यक्ति एवं माध्यम से संबंधित एक किताब चलती है 12वीं कक्षा में, उससे संबंधित है। तत्व संबंधी लेखन एवं पत्रकारिता, तो ये चीजें ये भी आपको अच्छे से करवा दी जाएगी। कविता, कहानी, वार्ता, रिपोर्टाज एवं डायरी, यानी ये क्या होता है, कविता क्या होती है, कहानी क्या होता है, वार्ता, रिपोर्टाज, डायरी, लेखन, विषय, परिभाषा एवं तत्व। तो ये चीजें हैं जो हमारा 12वीं तक का जो लेवल है उसमें से संबंधित है। यानी व्याकरण हो जाएगी हमारे, जो अपठित गद्यांश और पद्यांश हो जाएगा, और ये जन संचार के जो अभिव्यक्तियों माध्यम से संबंधित जो किताब है उनमें से संबंधित ये मैटर हो जाएगा। इसके अलावा हम किताबों के बारे में भी, जो अगली क्लास है उसके अंदर हम किताबों के बारे में चर्चा करेंगे कि इसके लिए हमारे को कौन कौन सी किताबें हैं वो पढ़नी पड़ेगी, कौन कौन सी किताबें हम रखें। यानी सीमित सिलेबस हमारे को रखना है, ज्यादा लंबा चौड़ा मैटर इसके अंदर हम नहीं रखेंगे। अब देखिए आगे बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा व्याकरण वाला पार्ट जो 12वीं लेवल का है। अब आगे देखिए, आगे इसके अंदर जो ब भाग दे रखा है वो वाला था, इसके अंदर आती है शब्द शक्ति।
शब्द शक्ति में आदि अभिधा लक्षण और व्यंजना 3 प्रकार की जो शब्द शक्ति है ये भी मैंने अच्छे से करवा दी है। फिर भी हम इसको नए सिरे से देखेंगे। अलंकार, अलंकारों में कौन कौन से? यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, दृष्टांत, उदाहरण। यानी ये जो अलंकार है हमारे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 अलंकार इसके अंदर दे रखे। अब इसके अलावा हमने अलंकार है वो क्लासें करवा दी है, उसमें मैंने काफी अलंकारों के बारे में बताया है जो एग्जाम में अक्सर आते हैं, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में दोनों में। तो इनमें से हम ये 9 अलंकार तो देखेंगे जो सिलेबस में दे रखे, और भी अलंकार देख लेंगे जो जैसे ही सिलेबस आए। तो सिलेबस में जो भी पहले तो ये देख लेंगे, उसके बाद में सिलेबस के बाद में कोई चेंजेस होता है, कुछ परिवर्तन करते हैं, तो वो सारी चीजें हम देख लेंगे। फिर आता है हमारा छंद, इसमें दोहा है, चौपाई है, रोला है, उल्लाला है, गीतिका है और हरी गीतिका है। मैंने छंद भी करवा दिए हैं, मेरी क्लासें हैं वो अपलोड है। एक भी क्वेश्चन आपका छंद से संबंधित गलत नहीं होगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। काव्य गुण, गुण में माधुर्य, ओज और प्रसाद 3 प्रकार के काव्य गुण होते, ये भी मैंने अच्छे से आपको करवा दिए हैं। फिर आता है काव्य रस, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें रस का स्वरूप यानी रस क्या है, रसावयव, इसके अंदर स्थायी भाव है, विभाव है, अनुभाव है, जो रस के भाग है, संचारी भाव है, विभिन्न रसों के लक्षण एवं उदाहरण, यानी कौन सा रस कहाँ पैदा होता है, उसके किस प्रकार के लक्षण होते, ये सारी चीजें वो रस वाले टॉपिक में मैंने अच्छे से समझाई है। अब तो ये हो गया हमारा 2 पार्ट, जो फर्स्ट ए और ब था, जो 12वीं लेवल तक था, ये 12वीं में भी है और आगे बीए लेवल में भी है। ठीक है, आगे देखिए हमारा सेकंड जो पार्ट है, सेकंड हमारा जो पार्ट है, इस सेकंड पार्ट के अंदर है स्नातक स्तर, यानी जो बीए तक का जो लेवल होता है, बीए बीकॉम जो भी है, तो ये बीए तक का जो लेवल होता है स्नातकोत्तर, इसके अंदर हमारा आता है हिंदी साहित्य का इतिहास, और ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है, मोस्ट पार्ट है। इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछे जाते, जो व्याकरण वाला पार्ट है उनमें से तो क्वेश्चन है एक दो पूछे जाते, बाकी ये जो मैटर रखता है, यानी यहां से बहुत सारे क्वेश्चन है, यानी किसकी रचना कब प्रकाशित हुई थी, ये रचना किसकी है, कुछ जो परिभाषाएं हैं, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो देखिए इतिहास लेखन की परंपरा, यानी इतिहास की शुरुआत कहां से हुई थी, तो पूरा इतिहास मैंने करवा रखा है, मैंने जो शॉर्ट नोट्स बना रखे वो पूरा इतिहास मैंने करवाया, फिर भी हम यहाँ नई सिरे से देखेंगे। प्रमुख इतिहास ग्रंथ, यानी कौन कौन से इतिहास ग्रंथ है, एवं इतिहास लेखक, जो इतिहास को लिखने वाले लेखक है, जहां से इतिहास की शुरुआत हुई थी, तो किस प्रकार शुरुआत हुई, पहला इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था, ठीक है, किस प्रकार उसका क्रम था, हिंदी साहित्य का आरंभ कहां से हुआ, काल विभाजन और नामकरण, यानी कहने का मतलब ये जो लाइन दे रखी है शॉर्ट में है, परंतु इसका मतलब है कि शुरुआत कहां से हुई थी, किस प्रकार की उसकी विशेषताएं थे, कौन कौन से लेखक थे, किस भाषा के लेखक थे, क्या क्या इतिहास के जो काल थे उनके नामकरण रखे गए, इनसे संबंधित क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। बाद में हमारा आता है आदिकाल, यानी इसके बाद में जो ये तो शुरुआत थी, फिर काल विभाजन किया गया इतिहास का, तो काल विभाजन में पहले आदिकाल है, आदिकाल की जो रचनाओं की प्रमाणिकता, यानी आदिकाल में जो रचनाएं थी वो प्रमाणिक है या नहीं है, उसके बारे में जो क्या क्या उसके मत है विद्वानों के, कौन कौन सी प्रवृत्तियां थी, प्रमुख रचनाकार कौन कौन सी रचनाएं हुई, और उस आदिकाल में कौन कौन से जो लेखक थे जो रचनाएं की, रचनाओं का परिचय, यानी उस रचनाओं में क्या है, किसके बारे में थी, यानी कोई भी रचना लिखी गई थी तो उस रचना में क्या था। इसमें मुख्य चंदवरदाई और नरपति नाले 2 को रखा है, यानी चंदवरदाई और नरपति नाले तो मोस्ट है, इससे संबंधित तो सारा मैटर एक एक पॉइंट हमारे को देखना है, परंतु जरूरी नहीं इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे, आदिकाल में बहुत सारे लेखक है, ठीक है, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो सारा मैटर हम अच्छे से देखेंगे। फिर इसके बाद में आता है हमारा 2 नंबर का काल है भक्ति काल, यानी आदिकाल के बाद में है भक्ति काल। अब भक्ति काल में क्या था, सामान्य परिचय, यानी भक्ति काल का उद्भव, विकास और दार्शनिक पृष्ठभूमि, यानी भक्ति काल जैसे आदिकाल चल रहा था, तो आदिकाल के बाद में भक्ति काल कैसे आया, भाई लोगों की जो जागृति जो इच्छा है वो भक्ति की ओर क्यों हुई, उससे संबंधित वो किस प्रकार इसका उदय हुआ, कौन कौन सी प्रवृत्तियां कौन कौन सी विशेषताएं थी, ठीक है,
संत काव्य, इस भक्ति काल के अंदर संत काव्य, उसकी विशेषताएं संत काव्य की प्रमुख कवि है, रचनाएं, और इसमें कबीर और दादू है उसको महत्वपूर्ण रखा गया। यानी कबीर और दादू से संबंधित क्वेश्चन तो पूछते ही है, इसके अलावा और भी है जो भक्ति काल के अंदर थे, तो उनसे संबंधित सारी चीजें है वो पूछी जा सकती है। ऐसा नहीं है यहाँ पर कबीर और दादू दे रखा है तो कबीर और दादू से संबंधित ही पूछेंगे, ऐसा नहीं है। सूफी काव्य, इसके अंदर विशेषताएं हैं, प्रमुख कवि है, रचनाएं, इसमें जायसी और मंजन को मुख्य रखा गया है। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया, मेरे खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए हुए, आपके 85 प्लस क्वेश्चन है वहां से आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। इतना अच्छे तरीके से मैंने जो पढ़ाया हुआ है शानदार तरीके से, तो आप वो क्लासे देख सकते हो, और नए सिरे से हम इसके अंदर देखेंगे, कुछ जो छूट गया है वो ठीक है वो इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे, तो नए सिरे से हम देखेंगे। अब सूफी के बाद में राम भक्ति काव्य, यानी जो भक्ति काल है उसको 4 भागों में बांटा गया है। जैसे निर्गुण और सगुण थे, तो निर्गुणों को 2 भागों में बांटा गया, सगुणों को 2 भागों में बांटा गया। तो संत काव्य और सूफी काव्य हो गया, और राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य हो गया। तो राम भक्ति काव्य की विशेषताएं, प्रमुख कवि, रचनाएं हो, इसके अंदर मुख्य तुलसीदास को रखा गया। तो ये 2 है, राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य। तो ये तो क्या हो जाएंगे जो सगुण थे, और ये संत काव्य और सूफी काव्य ये निर्गुण थे। कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताएं, प्रमुख कवि और रचना, इसमें सूरदास, मीरा और नंददास को प्रमुखता दी गई है। आगे जो 3 नंबर का काल आता है वो आता है रीति काल, यानी पहले आदि काल था, फिर आदि काल से भक्ति काल आया, भक्ति काल के बाद में आया रीति काल। अब रीति काल के अंदर ऐसी क्या विशेषताएं हैं, इससे क्या परिवर्तन आया कि जो भक्ति से लोग है वो रीति की ओर परिवर्तित हुए, यानी उसमें परिवर्तन आया, उनकी रचनाओं में, उसके जो लेखन कला में, सारी चीजों में जो परिवर्तन आया, वहां की जो विशेष वो परिस्थितियां थी वो कैसे चेंज हुई, तो सारी बातें इसके अंदर देखेंगे। तो रीति से तात्पर्य, यानी भाई रीति क्या है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवि। यानी रीतिबद्ध कवि कौन से थे, रीति काल को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो इसके अंदर रीतिबद्ध कवि कौन से, रीति सिद्ध कौन से, रीति मुक्त कौन। तत्कालीन काव्य की सामान्य प्रवृत्ति, यानी उस समय की जो काव्य है उसकी क्या विशेषताएं थी, क्या प्रवृत्तियां थी एवं विशेषताएं, प्रमुख रचनाकार एवं रचनाओं का परिचय, कौन कौन सी रचनाएं उस काल में की गई, रीति काल में। देव, भूषण, बिहारी और घनानंदी सारे ही क्या है, रीति काल के कवि है। जो रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीति बद्ध, इन अलग अलग भागों में इनको बांटा गया है। तो मुख्य रूप से देव, भूषण, बिहारी और घनानंद को मुख्य रखा गया है। बाकी रीति काल के और भी कवि और उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखिए, आगे हमारा 4 नंबर का जो काल है वो है आधुनिक काल। इस आधुनिक काल में क्या है, यानी पहले हमारा आदि काल आया, फिर भक्ति काल आया, फिर रीति काल आया, और 4 नंबर का जो काल है आधुनिक काल, जो वर्तमान में चल रहा है। इस आधुनिक काल का नाम आधुनिक काल रखा गया, पर इसके भी अलग अलग भाग कर दिए गए, जैसे भारतेंदु युग हो गया, द्विवेदी युग हो गया, ठीक है, प्रयोगवाद हो गया, नई कविता हो गई। तो इसको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, छायावाद है। तो अब इसको हम एक एक करके विस्तार से देखेंगे सारे को, भाई कौन कौन सा काल किस समय तक रखा गया है। तो पूर्व पीठिका, तत्कालीन परिस्थितियां, हिंदी में खड़ी बोली, यानी खड़ी बोली का जो उदय है वो इस काल में हुआ था। गद्य का उद्भव, पहले जो सारी रचना जैसे पद्य में हो रही थी, तो फिर ये गद्य में किस प्रकार परिवर्तित हुई। नवजागरण, भारतेंदु एवं समकालीन साहित्यकार, गद्य की विविध विधाओं का उद्भव, यानी जो गद्य की विधाएं थे, नाटक थे, उपन्यास थे, कहानियां थी, यात्रा वृत्तांत थे, ठीक है, जीवनी थी। तो ये जो सारी है वो सारी गद्य की जो विधाएं, उसका उद्भव किस प्रकार हुआ, जो हमें पहले जो सिलेबस में देखा था तो आया था कहानी, रिपोर्टाज, वार्ता, उसी प्रकार। विविध गद्य विधाओं का विकास, जैसे नाटक हो गया, एकांकी हो गया, निबंध हो गया, कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, आत्मकथा हो गई, जीवनी हो गई, स्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, प्रमुख रचनाकारों एवं उनकी रचनाओं का परिचय। तो ये सारी जो विधाएं हैं इनके बारे में मैंने अच्छे से समझाया है, पूरा इतिहास है वो अच्छे से करवा दिया है, ठीक है। इसमें हम नए सिरे से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। अब आता है काव्य का विकास, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद,
प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता एवं समकालीन कविता, प्रमुख रचनाकारों एवं उनकी रचनाओं का परिचय। यानी लाइन जो दे रखी है वो एक एक लाइन है वो महत्वपूर्ण है और उसको विस्तार से देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि सिलेबस है वो फर्स्ट ग्रेड का है और फर्स्ट ग्रेड में हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे को इस सिलेबस को अच्छे से देखना जरूरी है। अब देखिए हमने दो लेवल देख लिए, एक तो जो 12वीं तक का लेवल था उसका सिलेबस देख लिया है और फिर जो बीए लेवल तक का था जो स्नातक स्तर का उसका देख लिया। अब आता है जो थर्ड पार्ट है जो फर्स्ट ग्रेड में, वो है स्नातकोत्तर स्तर जो हमारे को एमए लेवल का होता है। इसके अंदर क्या पूछा जाएगा, इसमें काव्य हेतु, लक्षण और प्रयोजन ये हमने अभी देखे नहीं है पर आपको अच्छे से करवा दूंगा। मैंने अच्छे से इसके नोट्स बना रखे, बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझा दिया जाएगा। रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत और वक्रोक्ति सिद्धांत, यहां से भी जो ये पार्ट है वो काफी लोगों को समझ कम आता है और काफी लोग इसको हल्के में समझ के छोड़ देते और यही जो 5-7 क्वेश्चन इनसे संबंधित पूछे जाते और ये हमारी सिलेक्शन की मेन पृष्ठभूमि तय करते हैं। तो इसलिए इसको देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है, मोस्ट पार्ट है ये, क्योंकि हिंदी व्याकरण है वो सारे क्वेश्चन है लगभग स्टूडेंट कर देते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास है वो भी कर लेते हैं। ये थोड़ा अलग लगता है, कुछ लोगों को इसका मैटर नहीं मिल पाता है, कुछ गाइडों में अच्छे से दे नहीं रखा होता है, कई कुछ गाइडों में बहुत विस्तार से दे रखा होता है तो स्टूडेंट पढ़ नहीं पाता है। तो हमारे को शॉर्ट में देखना है, यानी हमारे को वो चीज देखनी है कि छोटी भी हो और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, उनसे जो हमारे क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन सारे कवर हो जाए। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, लोजाइंस का उदात्त सिद्धांत और मनोविश्लेषणवाद, ये चीजें हैं जो हमारे स्नातकोत्तर स्तर में दे रखी है। इसके अलावा स्नातकोत्तर स्तर में कुछ रचनाएं दे रखी है वो भी देखते हैं। इन रचनाओं में एक कबीर ग्रंथावली जो किसकी है, श्याम सुंदर दास की है। उस श्याम सुंदर दास की कबीर ग्रंथावली, उसमें जो साखी है, साखी शब्द रविनी होती है तो उसमें साखी है, उस साखी में से गुरुदेव को अंग है, उस गुरुदेव के अंग जो पद है उसके प्रारंभिक जो जहां से वो प्रारंभ होता है उसके 5 जो दोहे है वो लिए गए हैं। पूरा नहीं पढ़ना है हमारे को, गुरुदेव का अंग का जो पद्य में 5 है वही पढ़ने। फिर आता है रामचरितमानस है जो तुलसीदास का है, उसमें से हमारे को बालकांड पढ़ना है, क्योंकि तुलसीदास का जो रामचरितमानस है उसमें 7 कांड है। मैंने आपको बताया था बालक 4 अयोध्या के, 2 चल दिए अरण्य, तो बालक 4 अयोध्या के, बालकांड हो गया, अयोध्या कांड हो गया, अरण्य कांड हो गया, किष्किंधा में सुंदर लागे, किष्किंधा कांड हो गया, सुंदर कांड हो गया, लंका में लंका कांड हो गया, पार उतरने और अरण्य कांड हो गया। तो हमारे को सिर्फ इसमें बालकांड ही देखना है, 6 कांड है वो नहीं देखने, सिर्फ वो बालकांड है वो ही देखना है। फिर आता है बिहारी रत्नाकर जो कि जगन्नाथ दास रत्नाकर की है, टीका है एक बिहारी जो सतसई है, उस बिहारी सतसई पर लिखी गई जगन्नाथ दास रत्नाकर की टीका है। उसके प्रारंभ की जो 25 दोहे वही देखने हमारे को, प्रारंभ में उसके 25 दोहे दे रखे, तो ये बहुत ही शानदार तरीके से आपको करा दिया जाएगा। इसमें से इससे संबंधित हमारे को जो दोहे है उन दोहे में अलंकार पूछ सकते हैं, उस दोहे का अर्थ पूछ सकते हैं, उस दोहे में कोई एक ऐसा शब्द उस शब्द का अर्थ पूछा जा सकता है, वो सारी बातें आपको अच्छे से करवा दी जाएगी। फिर आता है साकेत, मैथिली शरण गुप्त की रचना है, बहुत ही शानदार रचना है जिसका 9वां सर्ग है। साकेत है उसका सिर्फ, साकेत में कितने सर्ग है मैंने आपको पढ़ाया है, ये क्वेश्चन आपसे मैं करता हूं, आप मेरे को बताइए कि साकेत में कितने सर्ग है, ये आप मेरे को कमेंट करके बताइए। तो इसमें से जो सिर्फ 9 नंबर का सर्ग है वो 9 नंबर का सर्ग है वही हमारे को देखना है साकेत का। फिर आता है निबंध, कुछ निबंध दे रखे हैं, कौन कौन से, कविता क्या है, चिंतामणि का पहला भाग रामचंद्र शुक्ल का है, यानी कविता क्या है जो चिंतामणि नाम की है उसमें जो पहला भाग है रामचंद्र शुक्ल की है, वहां से हमारे को ये देखना है। फिर आता है शिरीष के फूल जो हमारा कल्पलता में दे रखा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ये बात देखनी। फिर इसके बाद आती है कहानियां,
कौन कौन सी कहानी है, कफन कहानी है, बहुत ही शानदार कहानी है, प्रेमचंद की है। तो यहाँ से कहानी से संबंध, भाई कहानी का लेखक कौन है, कहानी कब प्रकाशित हुई थी, कहानी के कौन कौन से पात्र है, कहानी में किस पात्र ने कौन सी बात कही थी, कब कही थी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनाए जा सकते हैं। पुरस्कार कहानी है जो जयशंकर प्रसाद की है, ये भी शानदार कहानी, यही सच है मन्नू भंडारी की। तो ये जो कहानी है इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आता है हमारा हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हिंदी किस प्रकार आई हमारे सामने, ठीक है, कौन कौन सी परिस्थितियां पैदा हुई, तो उसका उद्भव कहां से हुआ, फिर उसका विकास कैसे हुआ, उनमें कौन कौन सी बोलियां हैं, कौन कौन सी उपबोलियां हैं, फिर राजभाषा जो हमारे संविधान के अंदर दे रखी है उसमें क्या क्या कौन कौन से अनुच्छेद है, कौन से अनुच्छेद में क्या बातें लिखी गई है, और देवनागरी लिपि, जो हिंदी की हमारी लिपि है वो देवनागरी है। तो ये पार्ट हो गया हमारा बीए 12वीं लेवल का, बीए लेवल का और एमए लेवल का, ठीक है, ये 3 पार्ट हो गए। अब जो चौथा भाग है इसके अंदर देखिए, अब जो चौथा भाग है वो हमारा है शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित। तो इसमें कुछ परिवर्तन किया जा रहा है। पहले तो ये जो पार्ट है इसके अंदर दे रखा था, यानी 120 क्वेश्चन है वही हिंदी से संबंधित पूछे जाते थे, और 30 क्वेश्चन है वो हमारे इससे संबंधित होते थे, 60 नंबर का, 60 नंबर का है। तो इसमें कुछ परिवर्तन है, यानी कुछ पार्ट है वो तो इसके अंदर रखेंगे, यानी हमारी हिंदी के साथ में, और कुछ है वो फर्स्ट पेपर के अंदर ऐड करेंगे। तो फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उस सिलेबस में और इसमें क्या परिवर्तन करते हैं, क्या चेंजेस करते हैं, वो हम आगे देख लेंगे। बाकी लगभग सिलेबस यही रहना है, इसमें कुछ टॉपिक है उसको इधर उधर कर सकते हैं, बाकी सिलेबस है वो सेम ही यही रहना है, ठीक है, सिलेबस में ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। तो ये सिलेबस के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब हम शुरुआत है वो हिंदी साहित्य के इतिहास से करेंगे। पहले हम हिंदी साहित्य का इतिहास करेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास करने के बाद में हम जो ये जो बीए लेवल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो हमारा बीए लेवल से संबंधित हो जाएगा। उसमें फिर बीए लेवल से संबंधित कुछ भी जो पार्ट बचेगा वो देखेंगे, फिर एमए लेवल का जो पार्ट देखेंगे। और जो व्याकरण वाले ये टॉपिक है वो तो एक साधारण सी बातें जो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम देने वाला सभी को लगभग आ रहे, उससे संबंधित हम ऐसे देखेंगे कि उस जो भी टॉपिक है उसको हम विस्तार से नहीं देखेंगे, क्योंकि जैसे संधि समास उपसर्ग प्रत्यय हो गया तो उसको अच्छे से मैंने करवा दिया है, उसको हम देखेंगे कि उनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं, तो वो भी हम एक बार जरूर देखेंगे, ठीक है। मोस्ट जो हमारे मुहावरे हो गए, जो लोकोक्तियां हो गई, मोस्ट उसके बारे में भी हम देखेंगे, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये सिलेबस था और सिलेबस के बारे में हमने अच्छे से चर्चा की। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें और हिंदी सब्जेक्ट है आपके, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पूरा जो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है वो अच्छे से आपको करवाया जाएगा, ठीक है। इसमें इतना ही था जो हमने चर्चा कर ली। अब जो अगली क्लास है उसके अंदर हम चर्चा करेंगे कि हमारे पास में कौन कौन सी किताबें, किस मैटर के लिए कौन सी किताब हमारे पास में होनी चाहिए, ठीक है। तो उस किताबों के बारे में हम चर्चा करेंगे अगली क्लास के अंदर, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।